नाउ नेक्स्ट यूनिट इज़ यूनिट 4, लास्ट यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ जापान, पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ जापान। ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी करूँगा। एक बार स्टार्ट करने से पहले बोल दूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके पास होने के लाले पड़ जाएंगे। सब्सक्राइब कर दो, आराम से पास होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, टॉप भी करोगे। सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। आई डोंट नो कैसे भी करो, कुछ भी मारो उस पर, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए। अमेरिकन ऑक्यूपेशन ऑफ जापान, इसका आप देखेंगे बैकग्राउंड और उसका क्या गोल था। जापान सरेंडर, जापान ने हार मान ली, हार मान ली। जापान सरेंडर्ड on August 15, 1945 after the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki ending World War II। जापान हार मार गया, चलो ठीक है, अब मुझे नहीं लड़ना। अब भाई उसके ऊपर एटॉमिक बम डाल दिया है ना, हिरोशिमा और नागासाकी पे, वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हो गया। उसी के साथ वो हार मान गया, भाई अब हमें माफ़ कर दो, हमें नहीं करना, ऐसा वाला। पोस्ट डैम डिक्लेरेशन issued July 1945 by the US, UK and the China depended Japan's complete surrender and called the major changes in its government to prevent future militarism। अच्छा जी, उससे ही साइन करवाएगा डिक्लेरेशन पे कि भाई अब आगे से ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। कब पूरा हमें पता कैसे चलेगी, आपने पूरा कंप्लीट सरेंडर कर दिया, पता फ्यूचर में आप कुछ ऐसा कर दो, है ना। ऑक्यूपेशन गोल क्या था, मेन गोल ऑफ यूएस से लीड ऑक्यूपेशन वर्क टू डिसआर्म जापान, जापान को डिसआर्म करना। क्रिएट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना वहाँ पे। इंश्योर जापान वुड नॉट थ्रेटन पीस अगेन, अगर आगे से जापान ऐसा कोई भी चीज़ ना करे जिससे कि पीस को, वहाँ पे पीस ना बन पाए या फिर अनपीस हो जाए वहाँ पे। अदर ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स, कुछ अदर ऑब्जेक्टिव थे जैसे कि इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म जो कि पीस को बिल्ड करने में मदद करते हैं, और प्रो वेस्टर्न नेशंस को भी एक अदर ऑब्जेक्टिव्स थे ना इसके अलावा। लीडरशिप एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जनरल डगलस मार्क आर्थर, जनरल डगलस मैक आर्थर, जनरल डगलस मैक आर्थर वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड पावर SCAP। अब जनरल डगलस थे वो एक SCAP थे, यानी सुप्रीम कमांडर ऑफ द एलाइड पावर। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है SCAP एंड प्लेड अ की रोल इन ओवरसीज़ जापान ऑक्यूपेशन, देखा करते थे क्या चल रहा है जापान के ऑक्यूपेशन में क्या नहीं। ही हैड अ सिग्निफिकेंट अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस्ड मैनी रिफॉर्म्स ड्यूरिंग दिस टाइम, इन्होंने रिफॉर्म्स लाए बहुत से। ठीक है, अब स्कैप्स स्ट्रक्चर, स्कैप वॉज मेड अप ऑफ बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन स्टाफ हु मैनेज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ जापानीज लाइफ। ठीक है, स्कैप किस किस से बनता है, मिलिट्री से ही बनता है और सिविलियन स्टाफ से भी बनता है, जो कि मैनेज करता है एस्पेक्ट ऑफ जापानीज लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, including government, military, economy, education. They implemented reforms through order that the Japanese government followed under MacArthur's guidance. Right? Disarmament and democratic changes. Military disbandment. One of SCAP's first action was to completely disband Japan's military force. सबसे बड़ा एक एक्शन स्कैप का ये था कि उसने कम्प्लीटली जापान की जो मिलिट्री फोर्स को एकदम उससे ख़त्म कर दिया, डिसबैंड कर दिया। फॉरबिडिंग जापान फॉर हैविंग मिलिट्रली ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन। इसके अलावा वार क्राइम ट्रायल, द टोक्यो ट्रायल वाज वर हेल्ड टू प्रोसिक्यूट जापानीज लीडर फॉर वार क्राइम्स, इंक्लूड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तोकजो हिडेकी। देयर वाज ऑल्सो पर्चेस टू रिमूव दोज हु हैड सपोर्टेड मिलिटरिज्म इन द पास, उनको भी हटा दिया गया जो कि मिलिटरिज्म जिसने सपोर्ट किया। ठीक है, 1947 का कॉन्स्टिट्यूशन, the equation and the principles. The Constitution of Japan, enacted in 1947, was created with the SCAP's guidance and mostly written by American officials with input from the Japanese leader. लिखा गया है अमेरिकन ऑफिशियल्स के थ्रू, लेकिन उसको इनपुट किसने दिया है, जापानीज लीडर्स ने। इट रिनाउंस्ड वॉर, आर्टिकल 9, एंड प्रोहिबिटेड जापान फ्रॉम मेंटेनिंग मिलिट्री फोर्स, जिसने कि आर्टिकल 9 में बताया है कि जापान अब कभी मिलिट्री फोर्स नहीं यूज़ करेगा वॉर के लिए, बेफिजूल के वॉर के लिए, है ना।
इट इस्टेब्लिश डेमोक्रेटिक गवर्नेंस emphasizing the people's sovereignty and individual right. इसने establish किया डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जापान में और emphasize किया पीपल की sovereignty और इनकी इंडिविजुअल राइट्स को. चेंजेस इन गवर्नमेंट में कुछ चेंजेस आए, जैसे कि द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी विद बायमेरल बिकामेरल लेजिस्लेचर, जो डाइट बोलते हैं जिसको, एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड एम्परर एज अ सिंबॉलिक फिगर हेड. इट ऑल्सो ग्रांटेड सिविल राइट्स इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वुमेन सफरेज. ये अगर आपने यूनिट 1, 2, 3 नहीं देखी तो आपको इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, क्योंकि एक दूसरे से कोरिलेटेड है. अब डैट क्या होता है आपको नहीं समझ में आएगा, डैट क्या है, बिकामेरल लेजिस्लेचर क्या है, वो हमने फर्स्ट 2, 3 यूनिट में कवर करवा चुके हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन. मेजर रिफॉर्म्स इन्वॉल्व्ड redistributing land from large landowners to the tenant farmers, aiming to creating a fairer agriculture systems and reduce poverty. इसका एक लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक ये इकोनॉमिक रिफॉर्म ये रहा है कि जो लैंड थी उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करी गई फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स, छोटे छोटे फार्मर्स को दी गई, उनसे लेके बड़े बड़े लोगों से, एमिंग टू क्रिएट अ फेयर एग्रीकल्चर सिस्टम एंड रिड्यूस, जिससे पॉवर्टी भी ख़त्म हो सके, रिड्यूस हो सके, ख़त्म तो नहीं होगी लेकिन कम हो सके. डिसमेंटलिंग जेबेत्सु. जेबेत्सु कौन होते हैं, जो वेल्दी पीपल हुआ करते हैं, देखो लार्ज इंडस्ट्रियल और ग्रुप हुआ करते हैं. हेड सपोर्ट मिलिटरिज्म, ये सपोर्ट करते हैं मिलिटरिज्म को, उनको ब्रेकअप कर दिया गया जेबेत्सु को, है ना, उनको तोड़ दिया गया, मतलब उनका जो ग्रुप था वो सबको तोड़ दिया गया. ऑल दो नॉट फुल्ली अचीव्ड, पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए, लेकिन कुछ एफर्ट्स से वीकनिंग देयर कंट्रोल डाइवर्सिफाइड जापान इकोनॉमी. जेबेत्सु की पूरे कंट्रोल को प्रॉपर नहीं तोड़ पाए, लेकिन उसकी कमज़ोरी, उसको कमज़ोर कर दिया. इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल चेंज, एजुकेशन एंड वीमेंस राइट. एजुकेशन रिफॉर्म फोकस ऑन द प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन क्रिटिकल थिंकिंग. एजुकेशन में वो बोलते हैं प्रैक्टिकल क्रिटिकल थिंकिंग और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रमोट करते हैं. और जो टेक्स्ट बुक है उनको रिवाइज किया गया, उसमें रिमूव कर दिया गया मिलिट्रिस्टिक कंटेंट. वुमेन गेन मोर राइट्स, वीमेंस को पावर मिलने लग गई, इंक्लूडिंग द राइट टू वोट एंड लीगल इक्वालिटी. ठीक है. इसके अलावा देखें तो अमेरिकन कल्चर इन्फ्लुएंस. अमेरिकन का कल्चर इन्फ्लुएंस हो रहा था, क्योंकि वेस्टर्न हर जगह को इन्फ्लुएंस करता है, वेस्टर्न वाला पार्ट होता है. अमेरिकन कल्चर इंक्लूडिंग मूवी एंड म्यूजिक हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन जापान ड्यूरिंग द ऑक्यूपेशन. अमेरिकन आइडियल्स of individualism and democracy influenced Japanese society, leading to the cultural shift toward Western consumerism to and lifestyle. जापान अब वेस्टर्न चीज़ों की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगा. अब इसके बाद ये समरी है, समरी इसके जो भी हमने ऊपर पढ़ा वो है. उसके अलावा नेक्स्ट आता है टॉपिक इकोनॉमिक रिकवरी एंड ग्रोथ पोस्ट वॉर जापान. इनिशियल चैलेंज एंड रिकवरी प्लान. पोस्ट वार चैलेंज क्या क्या रहे. आफ्टर वर्ल्ड वार सेकेंड जापान फेस सीरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, बहुत तगड़ी तरीके से वो प्रॉब्लम फेस करते इकोनॉमिक प्रॉब्लम. मैनी फैक्ट्रीज एंड बिल्डिंग्स वर डिस्ट्रॉयड, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था वार के दौरान. जब वो वही एटॉमिक बम पड़ेगा तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वहाँ पे गैस वैस फैल रही है, बल्कि बहुत सी चीज़ दिक्कत हुई, फूड शॉर्टेज हुई, हाई प्राइसेस हो गए, बढ़ गए, है ना, करेंसी वहाँ की वीक पड़ गई. ठीक है. इसके अलावा देखें हम देयर वॉज ऑल्सो हाई अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया. बहुत से सोल्जर्स अपने घर चले गए. ठीक है. मैंने रिटर्निंग सोल्जर्स एंड डिस्प्लेस पीपल, उन लोगों को डिस्प्लेस कर दिया गया विद स्ट्रेस द कंट्री रिसोर्सेज. रिकवरिंग प्लान क्या थे. यूएस ऑक्यूपेशन एम्ड टू स्टेबलाइज जापान इकोनॉमी. जो यूएस का ऑक्यूपेशन था उसका एम क्या था, जापान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना थ्रू वेरियस रिफॉर्म्स. दीज इंक्लूडेड चेंजिंग लैंड ओनरशिप, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द लार्ज कंपनीज जैसे कि हम जबैसु बोला करते हैं, और लेबर राइट्स को इम्प्रूव करके. द डोज प्लान क्रिएटेड 1949 बाय यूएस. द एडवाइजर जोसेफ जोज was essential for Japan's recovery. It aimed to stabilize the economy by reducing inflation, cutting government spendings and managing the money supply. ये इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, है ना. ये भी यूएस के ही एक ऑफिशियल थे. सब्सक्राइब कर दो, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो वो पेपर देने मत जाना. ठीक है. पेपर दोगे भी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि आप बिना सब्सक्राइब करे, दूसरे की बिना हेल्प करे चले जा रहे हो. रोल ऑफ डोज प्लान, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू. रोल ऑफ डोज प्लान एंड इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. डोज प्लान 1949. दिस प्लान फोकस्ड ऑन बैलेंसिंग द नेशनल बजट एंड कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, हेल्पिंग टू स्टेबलाइज जापान करेंसी एंड इकोनॉमी. ये प्लान फोकस करता है बैलेंस करने में नेशनल बजट और कंट्रोलिंग जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी. ठीक है. और इसने जापान की करेंसी को स्टेबलाइज करने में मदद की, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद की.
इट रिक्वायर जापान टू लिमिट मनी प्रिंटिंग एंड रिड्यूस बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसने रिक्वायर का इसको ज़रूरत पड़ी कि जापान को अपनी जो मनी प्रिंटिंग है उसको थोड़ा लिमिटेड करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए बोरोइंग गवर्नमेंट से लेना। इसके अलावा ऑल द प्लान कॉज सम शॉर्ट टर्म डिफिकल्टीज जैसे अनएम्प्लॉयमेंट और लोअर वेजेस, इट पेड द ग्राउंड वर्क फॉर लॉन्ग टर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्री। आफ्टर वर्ल्ड वॉर आफ्टर द वॉर जापान नीडेड टू रीबिल्ड इट्स इंडस्ट्रीज। वॉर के बाद जापान को ज़रूरत पड़ी अपनी इंडस्ट्रीज को दोबारा से रीबिल्ड करने की। जो यूएस है उसने प्रोवाइड की फाइनेंशियल हेल्प एंड एक्सपर्टीज़ विच बूस्टेड जापान्स इंडस्ट्री आउटपुट इन 1950। अब देखो हमने यूनिट 1 में क्या देखा, जापान लाचार है। यूनिट 2 में क्या देखा, जापान थोड़ा थोड़ा अपने आप को संभाल रहा है। यूनिट 3 में क्या देखा, जापान इतना बदतमीज़ भी हो सकता है। अब यूनिट 4 में दोबारा लाचार वाली चीज़ आ गई है ना। अब पहले ये मतलब लेवल 3 पे मतलब समझ रहे हो एकदम अपने टॉप पे था, सबको अपने 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 आप को ही बाप समझता था सबका, लेकिन क्या पता इसको अमेरिका क्या कर देगा इसके साथ। जापान फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, कोल एंड शिप बिल्डिंग्स विच वॉज एसेंशियल फॉर इट्स रिकवरी। इस ये ज़रूरत थी उनकी जिससे कि उनकी इकोनॉमी को रिकवरी हो सके, उसकी इकोनॉमी को है ना जापान की। राइज ऑफ की सेक्टर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स एंड टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी, जापान बिकम अ लीडर इन इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी, जापान एक लीडर बन गया इलेक्ट्रॉनिक्स में विद कंपनीज जैसे कि सोनी, पैनासोनिक, शार्प, मेकिंग सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट, जिसने की बहुत सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट यहाँ पे आई। दिस फोकस ऑन हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग लेड टू इनोवेशंस इन टेलीविजन्स, सेमी कंडक्टर्स एंड ऑडियो इक्विपमेंट्स। ऑटोमोबाइल्स देखें तो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री ग्रू रैपिडली विद कंपनीज जैसे कि टोयोटो, निसान, होंडा बिकमिंग ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स, जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स भी हैं आज के टाइम पे भी है ना। द गवर्नमेंट सपोर्टेड द इंडस्ट्री, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इंडस्ट्री को, एम्फेसाइज द क्वालिटी एंड इनोवेशन। वो कहते हैं कि क्वालिटी को इम्प्रूव करनी है, जितना इम्प्रूव कर सको इम्प्रूव करो। विच हेल्प जापानीज कार्स बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, जिससे कि इनकी कार्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो सकें। सोशल चेंज एंड अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन मूवमेंट एंड अर्बन ग्रोथ। रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जो लोग गांव में रहा करते थे और उनका अर्बन माइग्रेशन हो रहा था। अर्बन ग्रोथ एंड हाउसिंग, अब भाई रूरल से लोग सिटी पे आ रहे हैं तो वहाँ का सिटी में पॉपुलेशन बढ़ेगी और वहाँ पे हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। चेंजेस इन फैमिली स्ट्रक्चर एंड लाइफ स्टाइल चेंजिंग, फैमिली डायनेमिक्स भी बदल रहे थे। कंज्यूमर कल्चर, इकोनॉमिक रिकवरी लेड टू द राइज ऑफ कंज्यूमर कल्चर विद मोर पीपल बाइंग गुड्स लाइक टेलीविजन एंड कार, क्योंकि कंज्यूमर कल्चर चेंज हो रहा था। जैसे कि इकोनॉमी खुद को रिकवर कर रही थी, बड़ी बड़ी चीज़ कंज्यूमर कल्चर को बना के, जैसे कि टेलीविज़न और कार लोग खरीदने स्टार्ट कर रहे थे। शॉपिंग सेंटर्स और इंटरटेनमेंट ऑल्सो ऑप्शन रहे एक्सपेंड के इसके रिकवर करने के। चेंजिंग डेली लाइफ्स एंड मैनी जापानीज सिटीजन्स, इसने बहुत सी जापानीज लाइफ को चेंज किया। इसके अलावा पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या रहे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस आ गए वहाँ पे। यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी हुई और उनके इम्प्लीकेशंस कुछ ऐसे रहे। 1951 में जापान ने साइन किया पीस ट्रीटी, जिसने यूएस को एंडिंग द यूएस ऑक्यूपेशन। द यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी अलाउड द यूएस टू मेंटेन मिलिट्री बेसिस इन जापान फॉर प्रोटेक्शन, वाइल जापान फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। जापान किस पे फोकस करता है, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे और अडॉप्ट करने में पैसिफिस्ट फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा जापान रोल इन इंटरनेशनल कम्युनिटी, एंट्री इनटू और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जापान का दोबारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री लेना, क्योंकि पहले तो अट गया था उसने जब यूएनओ वगैरह ने मना किया था। हाँ जी, तो एंट्री इनटू यूनाइटेड नेशंस 1956। जापान जॉइन यूनाइटेड नेशंस इन 1956, मार्किंग इट्स रिटर्न एज ए पीसफुल नेशन। ये क्या दिखाता है कि अब जापान पीसफुल नेशन बन गया है। इट ऑल्सो बिकेम इन्वॉल्व्ड in many international organizations, enhancing its role in global economy, foreign policy and diplomatic relations, diplomatic relation with US and others. Japan maintained a close relationship with US during the Cold War and also sought to improve its ties with neighboring countries जैसे कि साउथ कोरिया एंड चाइना के साथ भी इसने अपने जो टाइज को इम्प्रूव किया, ठीक है, सुधारा। कल्चर रेनाइसेंस, यानी कल्चर का रीबर्थ हो रहा है। इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर, प्रिजर्वेशन ऑफ जापानीज ट्रेडिशन, वेस्टर्नाइजेशन और कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न आर्ट्स एंड लिटरेचर एंड सिनेमा
आर्ट एंड लिटरेचर को भी देखा जा रहा है यहाँ पे। जापान एक्सपीरियंस अ कल्चर रिवाइवल with notable writers like Yukio Mishima gaining international recognition. Traditional and modern art form blending together during this period. सिनेमा ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है ना। सिनेमा जापान की फिल्म इंडस्ट्री है थ्राइव्ड विद डायरेक्टर्स लाइक अकीरा कुरोसावा बिकमिंग फेमस वर्ल्ड वाइड, जो कि बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे। क्लासिकल फिल्म्स फ्रॉम दिस टाइम हैड अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ग्लोबल सिनेमा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यूनिट ख़त्म हो जाती है, यूनिट 4। अगर कुछ बचता है तो मेरे को बताना कमेंट में। यस, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। बाय बाय सो मच।